चलिए शुरू करते हैं। मैंने कहा था कंजंक्शन वाली जो मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें ये कहा था कि जो मैंने कोरिलेटिव कंजंक्शन की बनाई थी, तो उसमें ये बताया था कि सेंटेंस के ज़रिए इनको और हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही आराम से और बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। फिर भी देखिए, एक एक्सरसाइज में नहीं होता, क्योंकि एक एक्सरसाइज में एक ही सेंटेंस होता है ना, ये दो सेंटेंस होते हैं, लेकिन सिचुएशन बदलती है। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस और अलग अलग तरह के कंजंक्शन होते हैं। जैसे मान लीजिए इवन दो का यूज़ है, ठीक है, ये ठीक, और ये इवन इफ़ का यूज है। इवन दो जैक फेल एस्लीप द मोबाइल सेल्समैन केप्ट टॉकिंग कर सकते हैं, केप्ट ऑन टॉकिंग कर सकते हो। यहाँ लिखा हुआ इवन इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट यू विल स्टिल नीड टू वेट इन क्यू। तो ऐसे करके क्या होता है कि थोड़ा डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, जिनमें से अलग अलग या डिफरेंट टाइप के कंजंक्शन मतलब हमको वहाँ अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आज यूज़ ऑफ कंजंक्शंस लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखते हैं कि जैसे पहला सेंटेंस लिखा है, शी अराइव्स शी बिगिन्स टू क्लीन द हाउस। वह पहुँचती है, या वो आती है, वो आ पहुँचती है, वह घर को साफ करना शुरू कर देती है। अब थोड़ी देर के लिए आप सोचो कि इसमें हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं। कंजंक्शंस समझने का मतलब ये है कि कंजंक्शन वैसे तो दो ही प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। बट अगर हम उसमें और थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करें तो थोड़ा और एक चीज़ मिल जाती है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस। तो जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ते हैं। जैसे देखते हैं, वेन है, वेयर है, और नो सूनर है, बिफोर है, आफ्टर है, बिकॉज है, सिंस है, एज है, दो आल्दो है, इवन इफ है, इवन दो है, एज इफ है, और ऐसे करके एज है, सो दैट है, इन ऑर्डर दैट है, लेस्ट है, वो आ जाता है ये। तो ये सारे कंजंक्शंस आपके सबऑर्डिनेटिंग है। और जो कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कोऑर्डिनेट भी होते हैं और सबऑर्डिनेट भी होते हैं। जैसे कोरिलेटिव का मतलब होता है उनके साथ में एक और कंजंक्शन लगा होता है। जैसे हम कहते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। और अगर हम हार्डली वेन कहें, नो सूनर देन कहें, तो ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन है। कोरिलेटिव मतलब होता है जो पेयर में होते हैं, वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी होते हैं। अगर हमको कोऑर्डिनेट और कोरिलेटिव कंजंक्शन में डिफरेंस देखना है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शंस तो पेयर कंजंक्शन होते हैं, और एक ट्रिक है इसकी, फैन बॉयज, ये एक वर्ड है, ठीक। इसमें जो भी कंजंक्शन आएंगे वो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होंगे, और इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो भी कंजंक्शन आएंगे, इससे कोऑर्डिनेट जो क्लॉज होती है वो आराम से जोड़ी जा सकती है। अर्थात हम इन सेंटेंसेस जो कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कंजंक्शन से हम कंपाउंड सेंटेंस आसानी से पढ़ सकते हैं। फैन बॉयज लिखा हुआ है। अब फैन का मतलब क्या आता है, एफ से क्या होगा, फॉर होगा, ठीक। ए से क्या होगा, एंड होगा। एन से क्या होगा, एन से यहाँ पे नॉर होगा, वही नाइदर नॉर करके। बी से क्या होगा, बट होगा। ओ से क्या होगा, और होगा। वाई से क्या होगा, एट होगा। और एस से क्या होगा, स्टिल होगा। यह यहां पर मान लीजिए सो कर सकते हो, इसको हटाओ, सो कर देंगे यहां पे, क्योंकि जो एडवर्सिटी है वो एट आ गया, बट आ गया। अब यहाँ पर रिजल्ट बताने वाला सो होगा। ये फैन बॉयज है, FANBOYS। अब देखिए, फॉर रीजन बता देगा, एंड कम्युलेटिव सेंस बता देगा, एन ये अल्टरनेटिव सेंस बता देगा, बी एडवर्सेटिव सेंस बता देगा, ओ ये भी अल्टरनेटिव सेंस बता देगा, मतलब ये निगेटिव बता देगा, ये पॉजिटिव बता देगा। एट ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेट सेंस को जोड़ेगा, जो कि वो भी एक एडवर्सेटिव सेंस देगा। मतलब जो एट है, स्टिल है, हाउ यू आर है, नेवरदलेस है,
ये क्लॉजेस को स्ट्रांगली जोड़ते हैं। बट क्या होता है, बट जनरली ये नॉर्मली जोड़ता है और सो रिजल्ट बता देगा। तो सारी चीज़ें हो गई उसी में। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट क्लॉज को इन्हीं के जरिए, फैन बॉयज़ के जरिए आराम से जोड़ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज तो इसमें आ जाएगी, अर्थात कहने का मतलब कंपाउंड सेंटेंस हम इजीली इसमें बना लेंगे सिंपली। लेकिन जो कोरिलेटिव होते हैं उनमें जैसे नॉट ओनली बट आल्सो आ गया, बोथ एंड आ गया, ठीक है ना, आइदर और आ गया। तो ऐसे करके, हालांकि आइदर और इसमें भी काम कर जाएगा, नाइदर नॉर इसमें भी काम कर जाएगा, ये इसी को इंडिकेट करते हैं, दोनों आ गए। फिर भी आइदर और एक पेयर कंजंक्शन है, नाइदर नॉर एक पेयर कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट आल्सो पेयर कंजंक्शन है, और जैसे बोथ एंड है ये पेयर कंजंक्शन है। इन्हीं को कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं और ये आपके कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं। और सबऑर्डिनेट जो अभी मैंने काउंट किया था इससे पहले, वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं, सी अराइव्स, सी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। अब देखिए वो आती है, कमरा साफ करने लगती है या घर साफ करने लगती है। अब इसमें कौन सा कंजंक्शन आएगा, इसमें आएगा एज सुन एज। एज सुन एज लगाओगे तो पूरी तरह सेंटेंस बन जाएगा। एज सुन एज सी अराइव्स, जैसे ही वो आती है, कॉमा सी बिगिंस टू क्लीन द हाउस। अब इसी के मतलब ऑप्शन में क्या है, एक दूसरा कंजंक्शन इसमें डाल सकते हैं, नो सूनर वाला। और जब हम नो सूनर वाला सेंटेंस बनाएंगे, नो सूनर का सेंटेंस, यहाँ पर थोड़ा सा, जैसा सभी जानते हैं कि ये प्रॉब्लम रहती है स्पेस वाली, तो यहाँ पर नो सूनर से कैसे बनाएंगे, नो सूनर डज सी अराइव, और फिर यहाँ पर लगा देंगे देन सी, और फिर बिगिंस टू, और आगे वही सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये फिर सेंटेंस आकर ऐसा बनेगा, जैसे नो सूनर डिड वाला बनाते हैं ऐसे ये बनेगा। उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है तो नो सूनर के बाद डिड आता है और आगे वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आती है। चूंकि ये दोनों प्रेजेंट में है इसलिए इसमें क्या आएगा, डज आएगा इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ पर अराइव आ जाएगा। नो सूनर का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, और इसमें क्या क्या होता है, इसकी वजह क्या होता है ऐसे बनाने की, ये सारा सब कुछ मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ और उसके थंबनेल में लगा भी है कि नो सूनर देन का पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें कम से कम 5-6 चीज़ें आती हैं, एक डिग्री भी होती है, निगेटिव भी होता है, अफर्मेटिव भी होता है, सेंटेंस ये भी नहीं है कि केवल पास्ट में ही बनता है, वो किसी भी टेंस में भी सेंटेंस बन सकता है नो सूनर वाला। केवल ये नहीं, लड़का जैसे नो सूनर डिड पढ़ता है, नो सूनर डिड पढ़ता है तो नो सूनर डिड ही समझता है कि इतना ही होता है। देखिए यहाँ डज का भी तुम्हारे सामने है। यहाँ पर मान लीजिए अगर हम कंटिन्यूअस में कोई देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, फ्यूचर टेंस में देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, बिल्कुल हर तरह से हर टेंस में लगभग ऑलमोस्ट, मतलब हर सेंटेंस के टेंस में ये लिया जा सकता है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग आराम से करेंगे तो नो सूनर डज सी अराइव, इसका ऐसा हट जाएगा और फिर यहाँ पर कर देंगे देन सी बिगिंस टू क्लीन द रूम, मतलब वो पहुँचने भी नहीं पाती है कि कमरा सब। नो सूनर का जो अर्थ होता है वो निगेटिवली कैसा होता है, एज सुन एज का तो हम क्या कहेंगे, जैसे ही वो आती है कमरा साफ करने लगती है, घर साफ करने लगती है। लेकिन जब नो सूनर लगाते हैं तब भी हम क्या जैसे ही बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इसका सही जो सेंस होता है वो ये होता है कि वो आने भी नहीं पाती है, वो आ भी नहीं पाती कि, तो वो एक मुश्किल से, इसमें हार्डली और वेन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, हार्डली वेन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हार्डली डज सी अराइव ऐसा कर सकते हो, या फिर तुम कर सकते हो कि सी हार्डली अराइव्स व्हेन सी बिगिंस टू, वो मुश्किल से आती है जब कमरा साफ करने लगती है। तो ऐसे करके इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर बन जाएगा। फिर महेश इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि हम कौन सा कंजंक्शन लगाएं, हालांकि यहाँ कम्युलेटिव सेंस में है ये चीज़। अब ज़्यादातर क्या होता है, अगर महेश इज प्लेइंग, दिनेश इज प्लेइंग, तो हम क्या कर देते हैं, बोथ महेश एंड दिनेश आर प्लेइंग। लेकिन यहाँ बोथ का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल कोई भी मतलब यहाँ पर गुंजाइश नहीं है कि हम बोथ एंड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बोथ सजेस्ट ही नहीं करता ना भाई। यहाँ पर लिखा हुआ महेश और यहाँ दे, तो अब दे मतलब होता है मोर देन वन,
और मोर देन वन यहाँ पर है और यहाँ वन है, तो यहाँ बोथ दो कैसे हो गए, यहाँ तो दो से ज्यादा हो रहा है, तो बोथ का कोई यूज ही नहीं है, यहाँ पर बात खत्म हो गई, ठीक है ना। अब आता है ये कि हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करें, तो हम कर सकते हैं नॉट ओनली महेश बट आल्सो दे आर प्लेइंग, केवल महेश ही नहीं बल्कि वे भी खेल रहे हैं, ठीक, ऐसा भी कर सकते हैं, तो कम्युलेटिव सेंस में चला जाएगा। दूसरा आप चाहो तो हम ये कर सकते हैं कि आइदर महेश और दे आर प्लेइंग, ये तो महेश या फिर वे खेल रहे हैं, ठीक, तो इस तरह आइदर और का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आइदर आर और नॉट ओनली बट आल्सो एज वेल एज का भी यूज किया जा सकता है। अब एज वेल एज का करेंगे अगर तो एक परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि एज वेल एज जब आता है तो एज वेल एज के यूज में होता ये कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है फिर उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, तो यहाँ हम करेंगे अगर महेश एज वेल एज दे तो फिर हम कर देंगे इज प्लेइंग, फिर आर प्लेइंग हम नहीं कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें जानकारी सभी बच्चों को है। तो यहाँ पर इसमें इस सेंटेंस में यहाँ क्या क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर ये बताया कि नॉट ओनली इस जगह पर महेश बट आल्सो दे आर प्लेइंग, या फिर यहाँ पर कर सकते हैं आइदर महेश और दे आर प्लेइंग, और या फिर एक ये बताया आपको कि किस तरह महेश एज वेल एज दे और फिर कर देंगे इज प्लेइंग, और ये चीज़ सिंटेक्स में आ जाती है। सिंटेक्स में आ जाती है कि महेश इधर लिखेगा, दे इधर लिखेगा और दे के अकॉर्डिंग वहाँ पे आर लगा देगा। ये तब लागू होता है जब एज वेल एज नहीं होता है। ये आपका नॉट ओनली बट आल्सो आइदर आर नाइदर और में लगता है कि जो लास्ट में सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, लेकिन एज वेल एज में होता है कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। इस पॉइंट को जरा अच्छी तरह से याद रखिएगा। इसके बाद लिखा राम मूव फास्ट यू विल बी लेट। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या कि एक नॉमिनेटिव केस के एड्रेस के रूप में ले लिया है, मतलब यहाँ पर एड्रेसिंग लिया राम को। कुछ लोग यहाँ गलत समझ सकते हैं राम मूव फास्ट, राम तेजी से चलता है, नहीं, अगर ऐसा होता तो ये कॉमा नहीं लगा होता, यहाँ मूव्स लिखा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ राम मूव्स फास्ट ऐसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं, राम मूव फास्ट यू विल बी लेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि राम आइदर मूव फास्ट और यू विल बी लेट, तो आइदर और का प्रयोग करो, राम को उसी तरह उसके एड्रेसिंग केस में रखो, कॉमा लगा दो, या फिर राम कॉमा मूव फास्ट और यू विल बी लेट। यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, बोल के बता रहा हूँ, पूरी तरह से आप समझ सकते हो। राम आइदर मूव फास्ट, और अब यहाँ पर क्या है, अब आइदर मूव फास्ट पूरा एक तरह से एक फ्रेज हो गया जो पूरा सेंटेंस के रूप में है, और यू विल बी लेट, तो यहाँ पर ये कर देंगे, अदरवाइज का भी प्रयोग हो जाएगा, राम मूव फास्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। केवल सिंगल आर का भी प्रयोग हो जाएगा, राम मूव फास्ट और यू विल बी लेट। तो आइदर और भी लगा सकते हो, और भी लगा सकते हो, अदरवाइज भी लगा सकते हो, एक चीज और है, इल्स लगा सकते हो, राम मूव फास्ट इल्स यू विल बी लेट। इल्स का मतलब वही होता है जो अदरवाइज का होता है, ठीक, कहीं ऐसा ना होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए, या कहीं ऐसा ना हो कि नहीं, अन्यथा, अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी, तो इल्स का मतलब अन्यथा यहाँ पर लिया जाएगा, जो अदरवाइज का सेंस होता है वही इल्स का होता है। क्या क्या बताया फिर, आइदर और, या फिर अदरवाइज, और या फिर इल्स, ये जैसा लिखा वैसा ही रहेगा, कॉमा लगा करके उसको हम एड्रेसिंग में ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका है कौन सा, ही इज नॉट द ओनली ओलंपिक एथलीट इन हिज फैमिली, सो आर हिज ब्रदर सिस्टर एंड हिज नीस चेतना। यहाँ ये पूरा सेंटेंस कनेक्टेड है, ये पूरा कंबाइंड है, जुड़ा हुआ है, यहाँ सिर्फ समझना है कि किस तरह से। मान लीजिए हमारे पास ये ना होता, सो आर नहीं है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे ही इज नॉट द ओनली ओलंपिक एथलीट इन हिज फैमिली, वह अपने परिवार में ओलंपिक एथलीट अकेला नहीं है। यहाँ ओनली, नॉट ओनली, ठीक है ना, का एक सेंस है कि वह केवल अकेला नहीं है, अर्थात वही केवल नहीं है, न केवल किंतु भी का सेंस है, नॉट ओनली बट आल्सो का। लेकिन अब यहाँ बट आल्सो का प्रयोग कर सकते हैं, एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, इन एडिशन टू का यूज कर सकते हैं, और सो आर का यूज कर सकते हैं। सो आर लगा था, तो जो सो आर लगा होता है वो एज वेल एज के सेंस में होता है। वो कैसे होता है, वो एज वेल एज के सेंस में होता है। तो नॉट ओनली बट आल्सो कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है ही इज नॉट द ओनली ओलंपिक एथलीट। अब ये इसका आप तुम समझोगे कि हम नॉट ओनली पहले लगा दें,
हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका एक जबरदस्त ये प्रयोग है कि वह ये ओनली को अकेला मतलब कहना चाहता है। ओलंपिक एथलीट वो अकेला नहीं है अपने परिवार में, उसी तरह से उसका भाई है, उसकी बहन है, और उसकी जो भांजी या भतीजी है चेतना, वो भी है। तो ऐसा कहना चाहता है। तो यहां पर इसीलिए यहां पर सो आर लगाकर जोड़ा गया है, सो आर यानी उसी प्रकार से, अर्थात ये चला जाता है सेंस एज वेल और एज, ये इस सेंस में यहां पर इसको लिया गया। तो यहां पर सो आर का मतलब है एज वेल एज, सो आर। तो एज वेल एज हिज ब्रदर सिस्टर एंड हिज नीस चेतना, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। तो यहां पर जुड़ा हुआ सेंटेंस ऐसे हो सकते हैं, जब ये आते हैं, इतने सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, तब भी वहां पर कोई मतलब ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होता, हम आसानी से उसको जोड़ सकते हैं। ये एक सो आर का यूज़ मैंने दिया हुआ है, जो कि एज वेल के सेंस में हम यूज़ कर सकते हैं, या हम यहाँ पर नॉट ओनली लगा हुआ है तो यहाँ बट आल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट हिज ब्रदर सिस्टर एंड हिज नीस चेतना आल्सो, यहाँ बट लगाइए और यहाँ आल्सो लगा दीजिए और पूरा सेंटेंस एकदम क्लियर चला जाएगा। तो ही इज नॉट द ओनली ओलंपिक एथलीट इन हिज फैमिली, बट हिज ब्रदर सिस्टर एंड हिज नीस चेतना आल्सो, तो वहाँ वही सेंस आ जाएगा। यहाँ एज वेल का भी यूज कर सकते हैं, एज वेल हिज ब्रदर सिस्टर एंड हिज नीस चेतना, तो इस तरह से नॉट ओनली बट आल्सो का भी प्रयोग हो जाएगा और एज वेल का भी प्रयोग हो जाएगा। और साथ में तुम देख रहे हो सो आर है, तो सो आर क्या है, सो आर इक्वल, सो का मतलब इसलिए नहीं है, सो आर इक्वल एज वेल, सो आर का यहाँ पर सेंस क्या लिया गया है, एज वेल का सेंस लिया गया है। तो एज वेल, सो माने उसी प्रकार से, यहाँ सो का मतलब आता है ये इसलिए नहीं है, सो माने वैसे ही या वैसा ही अथवा उसी प्रकार से। आर माने है क्या है, कौन है, मतलब उसका भाई है, सिस्टर है, और उसकी नीस चेतना है। तो उसी प्रकार से उसका भाई, उसकी बहन और उसकी भांजी चेतना भी है, ऐसे करके ये सेंस आता है। तो ये सो आर का यूज था। चलते हैं नेक्स्ट, लिखा हुआ दैट इज नाइदर व्हाट आई सेड नॉर व्हाट आई वांटेड टू से। जैसा कि मैंने कहा था कंजंक्शन में कि ये फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है, कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट से जोड़ता है, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है, वर्ब को वर्ब से जोड़ता है, प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ता है, एक नाउन को दूसरे प्रोनाउन से जोड़ता है, एक प्रोनाउन को दूसरे नाउन से जोड़ता है। मतलब ये सब जो इतने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, वर्ब को वर्ब से, एडवर्ब को एडवर्ब से जोड़ता है। तो यहाँ फ्रेज है, यहाँ फ्रेज क्या, यह फ्रेज का ये क्लॉज का ये, दैट इज नाइदर व्हाट आई सेड, ये क्लॉज है, नॉर आ गया तो एक क्लॉज के आगे ये पेयर आ गया, दूसरी क्लॉज के आगे ये पेयर आ गया। तो यहाँ पर ये है कि वो नहीं जो मैंने कहा, ठीक, और ना तो वो है जो मैंने कहना चाहता था, ये वो चीज नहीं है जो मैंने कहा, और ना ये वो है जो मैं कहना चाहता था। तो ये नाइदर नॉर का जो एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। और वैसे सिंपली तुम जानते ही हो कि ही इज नॉट ए पोएट, ही इज नॉट ए राइटर, तो ही इज नाइदर ए पोएट नॉर ए राइटर, ऐसे सिंपल यूज नाइदर नॉर के तुम्हें पता है। और मैंने कहा था कि निगेटिव इसको तभी बनाते जब नाइदर नॉर होता है, ठीक, मतलब जब सेंटेंस निगेटिव होता है तब नाइदर नॉर का यूज करते हैं, नाइदर नॉर को तभी यूज करते हैं जब दोनों सेंटेंस निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका इस तरह से सेंटेंस जुड़ जाएगा। इवन दो जैक फेल asleep द मोबाइल सेल्समैन केप्ट टॉकिंग, यहाँ पर ये है कि जैक सो गया था तब भी, इवन इफ माने होता है वैसे यद्यपि, इवन इफ माने भी यद्यप होता है, इवन दो माने भी यद्यप होता है। यद्यपि जैक सो गया था फिर भी, तो जो आल्दो और एट का कॉम्बिनेशन होता है, यद्यप ऐसा हुआ था फिर भी आल्दो एट का सेंस होता है। तो ये आल्दो और ये जो इवन दो है, ठीक है ना, इसके साथ में स्टिल लगा है, यहाँ पे ये लगा हुआ है, स्टिल एक जगह लगा था, ये लगा, इवन इफ के साथ में लगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी लगाते तब भी स्टिल के सेंस में आपको अर्थ लेना है कि यद्यपि जैक सो गया था फिर भी द मोबाइल सेल्समैन केप्ट टॉकिंग, जो मोबाइल सेल्समैन था वो बात करता रहा सोने के बावजूद भी। तो यहाँ पर एडवर्सेटिव सेंस में ये आपका जो बनाएगा सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है। इवन इफ, इवन दो, ये सेंटेंस जो होते हैं ये इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर ये इवन दो का यूज है, उसी तरह से इवन इफ का यूज है। इवन इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट, चाहे तुमने अपनी टिकट पहले ही ले ली हो, यू विल स्टिल नीड टू वेट इन क्यू,
फिर भी तुम्हें लाइन में खड़े होकर इंतजार करते हुए रहना पड़ेगा, ये इंतजार करने की जरूरत पड़ेगी। चाहे आपने टिकट पहले से, तो इवन इफ का मतलब स्ट्रांगली जोड़ता है, ये स्ट्रांगली क्लॉजेस को जोड़ता है। मतलब चाहे तुमने टिकट पहले से ले ली हो, चाहे टिकट तुमने पहले से ले ली हो, ये इम्फेसिस करते हुए एडवर्सेटिव सेंस देता है, एक विरोध बताता है, ये मतलब ये स्ट्रांगली बताता है। चाहे तुमने ऐसा कर लिया हो, फिर भी तुम्हें लाइन में खड़े रह करके प्रतीक्षा करते हुए, लाइन में प्रतीक्षा करने की तुमको जरूरत पड़ेगी। क्यों माने पंक्ति या लाइन होती है ना, तो वेट माने इंतजार करना। तो इस तरह से यहाँ पर इवन इफ का, अब देखिए वहां कोई कंजंक्शन नहीं माना जाएगा, यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं, यहाँ कॉमा है, कंजंक्शन आपका इवन दो है, वहां कोई कंजंक्शन नहीं है, बिल्कुल किसी तरह से स्टिल कोई कंजंक्शन नहीं है। स्टिल एक इम्फेसिस करता है, स्टिल अगर होता तो वो यहाँ पे होता, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे होता है ना कि आल्दो के साथ एट लगता है, तो मेन कंजंक्शन वहां पर आल्दो होता है, लेकिन वो कोरिलेटिव होता है, चूंकि उसका पेयर पार्ट होता है, इसलिए वहां पर एट लगाते हैं। तभी वो ऑप्शनल होता है, क्या आप एट लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। इस तरह जरूरी नहीं कि स्टिल यहाँ लगे ही, आप चाहें तो स्टिल ना भी लगा तब भी आपको इम्फेसिस करता हुआ सेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ इवन इफ यू हैव ऑलरेडी बॉट योर टिकट यू विल स्टिल नीड टू वेट इन क्यू। अब लिखा ही सजेस्टेड वी शुड गो देयर, उसने सुझाव दिया हमें वहां जाना चाहिए। तो अब ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कंजंक्शन का प्रयोग सिंपल है, उसने हमें सुझाव दिया कि हमें वहां जाना चाहिए, तो ही सजेस्टेड दैट। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जरा थोड़ा यहाँ नजर डालिए। यहाँ पे लिखा हुआ है एग्री, स्टेट, एज्यूम, होल्ड, असर्ट, सजेस्ट, अंडरस्टैंड, लर्न, मेंटेन, इनके साथ में दैट की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब होता है कि अगर हम कहीं पर, क्यों ऐसा बताया जा रहा है, क्योंकि बिलीव, होप, सपोज, थिंक, प्रिज्यूम, नॉट नीड दैट, इनके साथ दैट की आवश्यकता नहीं भी हो सकती है। मतलब दैट हम यहाँ लगा दें, जैसे मान ली सेंटेंस दिया हुआ है ही इज राइट आई होप, वह सही है मैं आशा करता हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आई होप दैट ही इज राइट, आई होप दैट ही इज राइट, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन होप है, और जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है थिंक है, सपोज है, बिलीव है, ठीक, जब ये वर्ब्स होते हैं ऐसे करके, तो इनमें जरूरी नहीं है कि आप दैट का प्रयोग करें, बल्कि अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें बिना दैट के ही ये वर्ब ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये थोड़ा सा अभी ट्रेंड में है, ये आया है कि अगर जैसे कुछ वर्ब्स ऐसे दी हुई हैं, आई बिलीव दिया हुआ है, आई थिंक दिया हुआ है, आई, जैसे कभी कभी आई प्रॉमिस दिया होता है, तो ऐसे करके अगर ये दिया हुआ है तो वहां पर क्या होता है, सपोज दिया हुआ है, दैट आप ना भी लगाएं तब भी उसे चलता है। तो इसी वजह से यहाँ ये बताना पड़ा कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो बिना दैट के सही नहीं। ऐसा नहीं कि ही सजेस्टेड वी शुड गो देयर, गलत, या आई होप यू विल डू इट, मुझे उम्मीद है आप ये करोगे, तो यहाँ दैट को क्या करते थे, ओमिट कर देते हैं। ओमिट का मतलब क्या होता है, गायब कर देते हैं। तो उस गायब करने के सेंस, गायब करने होने के बावजूद भी वो सेंटेंस हमको सही लगता है, आई होप यू विल डू इट, लेकिन आई होप दैट यू विल डू इट ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा क्या करता है, लाइन में एक डिले पॉइंट लाता, आई हैव थॉट यू विल डू इट, आई होप दैट यू विल, आई होप यू विल डू इट, मतलब क्या करता है, स्मार्टनेस लाता है, इस सेंटेंस में स्मार्टनेस आ जाती है। तो जब दैट लगाते हैं तो थोड़ा ब्रेक होता है, तो ऐसी चीज़ों में, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रेक लेना ही नहीं है, यहाँ पर पूरा फुल सेंटेंस देना है, ही सजेस्टेड दैट वी शुड गो देयर, तो यहाँ दैट लगा देंगे सही हो जाएगा। और यहाँ पर आप ना भी लगाएं और लगा भी दें तब भी सही होगा, आई होप ही इज राइट या आई हैव थॉट ही इज राइट, तो दैट का प्रयोग यहाँ लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर आप चाहें तो हटा सकते हैं, बल्कि यही सेंटेंस बिना दैट का ज़्यादा स्मार्ट बनेगा। फिर लिखा शी विल गो देयर आई डू नॉट नो, मतलब वो वहाँ जाएगी मुझे मालूम नहीं है। जब इस तरह का सेंटेंस दिया होता है वहाँ जाएगी मुझे मालूम नहीं है, तो आई डू नॉट नो जब होता है, यह ध्यान से सुनिएगा, आई एम डाउटफुल होता है, आई एम नॉट श्योर होता है, आई कैन नॉट से होता है, आई डू नॉट से होता है, जब इस तरह से होता है तो सेंटेंस हमेशा वेदर लेकर बनता है, वेदर लेकर बनता है। जैसे हम कह दें कि आई डू नॉट नो
whether she will go there और नॉट। ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये वेदर आर का प्रयोग है। चाहो तो सिंगल वेदर का भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कोरिलेटिव कंजंक्शन के रूप में वेदर के साथ और का भी पेयर बना सकते हो। तो आई डू नॉट नो, तो जब आई डू नॉट नो होता है, देखो इसके तुरंत बाद एक सेंटेंस दिया हुआ है, अभी मैं बताता हूँ। आई डू नॉट नो वेदर सी विल गो देयर और नॉट। मैं कह नहीं सकता या मैं जानता नहीं हूँ कि क्या वो वहाँ जाएगी या नहीं, ये चीज़ है। अर्थात जब डाउटफुल होता है मैटर, अननोन होता है, या थोड़ा सा मतलब ये होता है कि पॉसिबल है या नहीं है, ये चीज़ जब बताने का मतलब सेंस होता है, तब वहाँ पर आपको वेदर ही देना पड़ता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि आई डू नॉट दैट सी विल गो देयर, अगर कोई बनाता है तो ये गलत है। अगर कोई जोड़ देता है कि आई डू नॉट नो दैट सी विल गो देयर, मैं नहीं जानता कि वहाँ जाएगी, तो फिर ये चीज़ गलत हो जाएगी। तो आई डू नॉट नो वेदर सी विल गो देयर, यहीं रोक सकते हो सेंटेंस को, और चाहो तो और लगाकर नॉट आगे करके और जोड़ सकते हो, तो वेदर और का एक को रिलेटिव सेंस हो जाएगा। फिर लिखा देगा सी विल एग्री इज देयर एनी डाउट, मतलब वो सहमत हो जाएगी, क्या इस बात पर कोई संदेह है, पूछ रहा है। इसका मतलब है कि लगभग संदेह नहीं है, अर्थात ये डाउटफुल नहीं है। और जब डाउटफुल नहीं है तो श्योरिटी आती है, और श्योरिटी का मतलब होता है फिर वेदर सपोर्ट नहीं करता, फिर वहां पर करना चाहिए दैट। रहेगा सेंटेंस इंटरोगेटिव, अर्थात हम इसको ये बनाएंगे, इज देयर एनी डाउट इज देयर एनी डाउट, और फिर आ जाएगा दैट सेंटेंस सी विल एग्री। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, क्योंकि आपकी प्रिंसिपल क्लॉज इंट्रोगेटिव है। तो इज देयर एनी डाउट दैट सी विल एग्री, अब ये चीज क्या है, क्या कोई संदेह है कि वो सहमत हो जाएगी, मतलब सहमत हो जाएगी, क्या इस बात पर संदेह है, अर्थात नहीं है। तो इस तरह से आप ये चीज क्या करोगे कि जब ये इंट्रोगेटिव, अर्थात जब ये सेंटेंस मतलब निगेटिव होता है, जैसे यहाँ पर इज देयर एनी डाउट, तो ये एक तरह से है तो क्वेश्चन, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस देता है। जब आई कैन नॉट से, आई डू नॉट नो, आई एम नॉट श्योर, आई एम डाउटफुल, जब ऐसा आता है तब वेदर लगता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो जाएगा तो फिर वेदर नहीं लगेगा, फिर लगेगा दैट। फिर यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर सी विल एग्री वाला, यहाँ पर आपका वेदर लगेगा और यहाँ पर दैट लगेगा। आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट गो टू द मूवी, मतलब क्या हो गया कि मेरे पास धन नहीं है, मैं मूवी नहीं जा सकता। अब यहाँ पर आपको जो हम यहाँ देंगे तो 3 यूजेस आपको पढ़ना है और समझना है। 3 यूजेस कैसे, अर्थात एक ही साथ, मतलब यहाँ पर सोचने की जरूरत है कि बिकॉज, सिंस और एज। और ये तीनों क्या यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे बताएंगे रीजन, ये तीनों यहाँ पे रीजन बताएंगे। तो क्या होता है कि इनके प्रयोग में क्या होता है, मोस्टली सो और एस का प्रयोग हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में करते हैं ज़्यादातर, बीच में भी होता है इनका प्रयोग, लेकिन बिकॉज का प्रयोग बीच में नहीं होता है। इसको हम पहले हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं करते, इसको बीच में ही करते हैं। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज जो होता है वह रीजन बाद में बताता है, और जो सो एज होता है ये रीजन पहले बताता है। कैसे, इसी सेंटेंस को तीनों बना सकते हैं। जैसे हम कहते हैं सिंस आई हैव नो मनी, तो आगे हो जाएगा आई कैन नॉट, आगे जोड़ देंगे। फिर हम कर सकते हैं एज आई हैव नो मनी, आई कैन नॉट गो टू द मूवी। और फिर हम कर सकते हैं आई कैन नॉट
go to the movie because I have नो मनी, ऐसा प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कहते हैं बिकॉज आई हैव नो मनी आई कैन नॉट, ये तो बातचीत वाली बात है कि जब हम फॉर्मली बात करते हैं किसी भी तरीके से तो हम समझ जाते हैं, जब हम बिकॉज करके, क्योंकि मेरे पास ऐसा नहीं है, नहीं कर सकता, तो क्योंकि का सेंस क्या होता है, वो चूंकि का होता है। चूंकि का मतलब क्या होगा, मतलब वही सिंस और एज। तो चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है मैं मूवी नहीं जा सकता, चूंकि मेरे पास पैसा नहीं है मैं मूवी नहीं जा सकता, मैं मूवी नहीं जा सकता चूंकि या क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो यहाँ बिकॉज का मतलब क्योंकि, सिंस का मतलब चूंकि या क्योंकि, और एज का मतलब चूंकि या क्योंकि। तो यहाँ पर होता क्या है कि सिंस और एज का यूज जो होता है, जो बहुत अच्छा यूज है वो पहले है सेंटेंस के, लेकिन बिकॉज का यूज बीच में ज़्यादा से अच्छा होता है। तो इसको हम यहाँ पे करें, इसको हम पहले ना करें, और इनको हम पहले करें। सिंस आई हैव नो मनी आई कैन नॉट गो टू द मूवी, एज आई हैव नो मनी आई कैन नॉट गो टू द मूवी, आई कैन नॉट गो टू द मूवी बिकॉज आई हैव। तो क्या होता है, सिंस रीजन पहले बताता है, एज रीजन पहले बताता है, और बिकॉज रीजन बाद में बताता है। तो वो ये नियम, इस नियम को बताने का मतलब यही है कि बिकॉज वाले सेंटेंस को आप बाद में रखें और सो एज वाले सेंटेंस को पहले रखें। तो जब सो एज पहले होता है ये बेटर पोजीशन होती है, बिकॉज बीच में होता है वो भी बेटर पोजीशन होती है। कहीं ये मान लीजिए बीच में लगे हैं तो कोई बात नहीं, सही वो भी है, और ये अगर आगे भी लगा है और कहीं लिखा हुआ है तो लगभग हम मान कर चले कि वो ठीक है। लेकिन मैंने कहा ना बेटर सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि मतलब उसकी बेटर एक परमानेंट सिचुएशन वो यही है, और इनकी परमानेंट सिचुएशन ये है। तो फर्स्ट में तो पूरी तरह से फिर लिखा था कि ही बिहेव्स एज इफ एज दो ही वर मैड, यहाँ पर मैड था, वो ऐसे बिहेव करता है मानो। तो एज दो और एज इफ जो होता है वो सेम अर्थ रखने वाले होता है, मानो या जैसे। एज इफ और एज दो, इसके प्रयोग में एक ध्यान रखने वाली जरूरी चीज है कि इनके बाद जो सेंटेंस आएगा, ठीक है ना, वो पास्ट कंडीशनल ही होगा। वो पास्ट कंडीशनल होगा, जिसको हम इमेजिनेटिव कहते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ ही बिहेव्स एज इफ ही वर मैड। तो देखिए यहां पर क्या होता है, यहाँ एक इमेजिनेशन होती है लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन भी होती है। वही चीज है कि मतलब ही बिहेव्स एज इफ ही वर मैड, वह व्यवहार करता है मानो वो पागल हो, वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो पागल हो। तो ये एज इफ एक ऐसा कंजंक्शन है जो अर्थ रखता है मानो का या फिर जैसे का। अब ये क्या बता देता है, ये बता देता है कि ये चीज निश्चित नहीं है, अर्थात ये चीज है नहीं, वो है नहीं, लेकिन वो कह रहा ऐसे बात करता है जैसे वो हो। एज इफ ही वर मैड, एज इफ भी आ सकता है यहाँ पर, या एज दो भी आ सकता है। तो ऐसे में ये सिचुएशन बनती है। तो यहाँ ध्यान रखा जाता है कि ये पास्ट कंडीशनल, पास्ट कंडीशनल का मतलब पीछे सोच के देखो, बात ऐसा करता है जो वो पागल हो, अर्थात उसका पागलपन पहले से हो। वह ऐसे बात करता है जैसे राजा हो, अरे राजा हो है नहीं, संभवतः होगा भी नहीं, लेकिन ऐसे कि जैसे हो। तो ये चीज यहां पर आ जाती है कि कंडीशनल सेंस देने में, कि वो साथ में कंडीशनल प्लस इमेजिनेटिव, अर्थात एक जो इमेजिनेशन होती है वो भी उसमें साथ में चलती है। तो एज इफ और एज दो में कोई फर्क नहीं है। ही बिहेव्स एज दो ही वर मैड, ही बिहेव्स एज इफ ही वर मैड, ये चीज यहां पर आएगी। अब देखिए लिखा द डॉक्टर केम, जो लास्ट सेंटेंस है लिखा है द डॉक्टर केम द पेशेंट डाइड। देखो अब ऐसे वाक्यों में ज्यादातर लड़का बिफोर या आफ्टर का यूज करता है,
बिफोर या आफ्टर। लेकिन बिफोर या आफ्टर का यहाँ सेंस नहीं है, मतलब डॉक्टर आया, रोगी मर गया, दोनों सेंटेंस पास्ट में है। और जब दोनों सेंटेंस पास्ट में है, एक ही सिचुएशन दिखाते हैं, रोगी का आना, डॉक्टर का मरना, लेकिन ये दोनों सेंटेंसेस में नहीं पता चल रहा कि कौन सा काम पहले हुआ। ठीक, ये नहीं पता चल रहा कि डॉक्टर पहले आया कि रोगी पहले मर गया, या डॉक्टर बाद में आया रोगी बाद में मर गया, ये चीज़ नहीं समझ में आ रही ना। अर्थात तो फिर हम इसमें बिफोर और आफ्टर का यूज नहीं करेंगे, ना वेन का करेंगे कि वेन द डॉक्टर केम द पेशेंट। यहाँ पर हम प्रयोग क्या करते हैं, मतलब हार्डली वेन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम ये करते हैं हार्डली, ठीक, और फिर यहाँ पर करेंगे हार्डली हैड द डॉक्टर came when the patient died। अब यहां पर हुआ क्या है कि मुश्किल से डॉक्टर पहुंचा था। हार्डली का मतलब मुश्किल से डॉक्टर पहुंचा था जब रोगी मर गया। तो मतलब ये कि डॉक्टर पहुंचने भी ना पाया था कि रोगी मर गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक टाइम की शार्पनेस दिखाता है यहाँ पे, टाइम की शार्पनेस, अर्थात बहुत ही इसमें क्विक और फास्ट एक्शन होता है दोनों में, कि इतने नज़दीक मतलब जा करके दोनों घटनाएं घट जाती हैं कि उनमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। मतलब डॉक्टर का आना, रोगी का मरना, लेकिन मुश्किल से पहुंचा ही था कि उसी समय मर गया। तो अब यहाँ पर आप हार्डली वेन का प्रयोग कर सकते हो, यह हार्डली के साथ वेन चलेगा, और नो सूनर या एज सुन एज का भी प्रयोग कर सकते हो। तो नो सूनर no sooner had the doctor come or then the patient died। अब तुम सोचोगे कि ऊपर वाले सेंटेंसेस में पास्ट परफेक्ट तो था नहीं, यहाँ पास्ट परफेक्ट कैसे बन गया? पास्ट परफेक्ट ये बन गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमको ये दिखाना पड़ेगा कि इसका काम पूरा तो हुआ था, लेकिन मुश्किल से, मतलब अधिक जल्दी नहीं आया था। नो सूनर, सून माने जल्दी, सूनर माने अधिक जल्दी, और नो माने नहीं, तो बहुत जल्दी नहीं आया था, हाँ, लेकिन उसी समय आया था जब वो मरा था। तो यही है कि मुश्किल से पहुंचा था, काम तो हो गया था। हैड का मतलब क्या होता है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट का मतलब क्या है? तो जो भूतकाल को दर्शाए। और परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब जो काम को पूरा होने तक है। तो पास्ट परफेक्ट अर्थात भूतकाल में काम पूरा तो हुआ है, लेकिन मुश्किल से हुआ है। और मुश्किल से मतलब डॉक्टर पहुंचा है जब रोगी मर गया था। तो डॉक्टर का पहुंचना और रोगी का मरना लगभग एक ही टाइम पे है, लेकिन बस थोड़ा सा अंतर है, मतलब इतना बारीक अंतर है कि एक काम पहले हुआ है, ठीक, और उसके बाद में दोनों कामों को बैलेंस कर दिया गया। तो यहाँ लिखा नो सूनर हैड द डॉक्टर कम, हम यहाँ देन द पेशेंट डाइड। और यह फिर हम जैसे क्या, ये अब चूंकि नो सूनर लगाते हैं तो ये आगे आपको वर्ब देनी पड़ती है। ये आप अब यहाँ पे हम ऐसा भी बना सकते हैं कि द डॉक्टर हैड हार्डली कम, अर्थात डॉक्टर मुश्किल से आया था जब रोगी मर गया। तो उसका आना हुआ और रोगी का लगभग मतलब आया था अर्थात आ चुका था, लेकिन मुश्किल से आया ही था बस जब मर गया। तो ऐसे करके होता है। अब एज सुन एज में अगर बनाते हैं तो एज सुन एज में फिर हैड नहीं लगेगा। एज सुन एज द डॉक्टर केम, जैसे ही डॉक्टर आया, क्योंकि ये जो जैसे जो डॉक्टर के आने का जो एक परफेक्शन है, ठीक है, वो एज सुन एज में चला जाता है। एज सुन एज में जाने का मतलब होता है जैसे ही का मतलब कोई काम उसी ही समय जब होता है तो दूसरा काम हो जाता है। तो जैसे ही डॉक्टर आया, बस जैसे आया का मतलब वो एक्सेप्ट कर रहा है ना कि आया, अर्थात आ गया, रोगी मर गया। तो इसलिए हम यहाँ पर ये सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे। तो ये हार्डली वेन जो है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, नो सूनर और जो देन है ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो यहाँ पर आपको बिफोर आफ्टर का प्रयोग नहीं करना है। 15 नंबर में लिखा हुआ ही इज स्कॉलर और ही इज ए पोएट।
अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ दो तरह से इसको लड़के बना देते हैं। पंद्रह नंबर, ही इज ए स्कॉलर और ही इज ए पोएट। अब ये यहाँ पर हुआ है, तो देखो यहाँ पर हम ऐसा भी कर सकते हैं, ही इज बोथ ए स्कॉलर एंड ए पोएट। हम ऐसा भी बना सकते हैं सेंटेंस, हम बना सकते हैं ही इज नॉट ओनली ए स्कॉलर बट ए पोएट आल्सो। ठीक, ऐसे करके बना दिया। और एज वेल एज से भी बना सकते हैं, एज वेल एज का मतलब ही इज ए स्कॉलर एज वेल एज ए पोएट, ऐसे भी बना सकते हैं। अब अगर तुमने बना दिया कि ही इज ए स्कॉलर एंड ए पोएट, तो ये सेंटेंस तुम्हारा सिंपल बन गया। अर्थात इनसे क्लॉज जो होती है वो शो नहीं करती, क्योंकि एंड इतना फॉर्मल और बिल्कुल इनिशियल कंजंक्शन है कि हम यहीं से शुरू करते हैं और ये दो शब्दों को भी जोड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पर एंड के प्रयोग से हम पूरी तरह ये नहीं प्रकट कर पाएंगे कि ये आपका कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि प्रूव कैसे करोगे, कैसे प्रूव करोगे कि ये आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। इसलिए नॉट ओनली बट आल्सो, एंड को छोड़ करके तीनों कंजंक्शन में कोई भी प्रयोग कर सकते हो। तो एक तो ये वाला सेंस है। दूसरा, अगर हम चाहें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, ही इज आइदर ए स्कॉलर और ए पोएट। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर आइदर और कोरिलेटिव कंजंक्शन को भी यूज में ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ दोनों कॉन्सेप्ट हैं, मतलब वो पोएट और स्कॉलर दोनों हो सकता है या उन दोनों में कोई एक हो सकता है। तो ये एंड नॉट ओनली बट आल्सो जो लिखा हुआ है, जैसे कि बोथ एंड लिखा हुआ है, नॉट ओनली और बट आल्सो भी लिखा हुआ है, फिर एज वेल एज भी लिखा हुआ है, इनका तो प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ये कम्युलेटिव सेंस में होंगे। अर्थात हम जब ये समझेंगे कि वो स्कॉलर भी और पोएट भी है, तो हम इसका प्रयोग इनका कर देंगे, नॉट ओनली बट आल्सो का। लेकिन अगर हम आइदर और का भी प्रयोग करें तो वो भी एकदम सही है। लेकिन अगर मैंने एक बार बताया था कि अगर यहाँ पे लगा देता वो आल्सो, ठीक, तो फिर आपका आइदर और से सेंटेंस नहीं बनेगा, क्योंकि अब वो पक्का आल्सो लगा करके ये बता रहा है कि वो स्कॉलर है और वो पोएट भी है। तो फिर आपको ये समझ लेना है कि वो दोनों है, उसमें विकल्प नहीं है कि या वो स्कॉलर है या वो पोएट है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ज़रा गौर करना है, पूरी तरह से करना है। यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ ही इज़ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ क्या करना है, ही इज़ पुअर और ही इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पर आल्दो का प्रयोग किया जाता है, आल्दो ही इज पुअर और कॉमा लगा दीजिए, ही इज ऑनेस्ट। ठीक, तो ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। आल्दो, आल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वो गरीब है वह ईमानदार है, इसमें फिर भी का सेंस होता है। अब चाहो तो कॉमा हटाकर तुम यहाँ पर एट लगा सकते हो। ठीक, तो अगर आल्दो एट लगाते हो तो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, और अगर यहाँ से ये हटा दिया जाए तो ही इज पुअर एट ही इज ऑनेस्ट, तो फिर कंपाउंड बनता है। ये कंपाउंड में सिंगल जब आएगा तो कंपाउंड में आएगा, और एट के साथ आएगा तो ये कोरिलेटिव कंजंक्शन माना जाएगा और बनाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो यद्यपि वो गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। ठीक, और अगर हम केवल यहीं से लें कि वो गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर इतना सेंटेंस आपका बन जाएगा कंपाउंड।
तो ये था आज का जो कलेक्शन था, यानी कंजंक्शन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस मुझे देने थे वो लगभग मैंने दिए, और इसके बाद भी आपको प्रैक्टिस अपनी जारी रखनी पड़ेगी। केवल इतने ही सेंटेंसेस से काम नहीं चलेगा। अब मैं अगर समय मिलता है तो मैं और भी, मतलब अभी तो ये है कि ये एक एक्सरसाइज जनरली मैंने दी, लेकिन ये कि अभी इनमें कुछ सेंटेंसेस कंबाइंड थे और कुछ कंबाइंड नहीं थे। फिर कभी एक्सरसाइज मान लो होती है, हो सकता है उसमें सब कंबाइन करने पड़े, और या फिर सब कंबाइन हो तो उनको हमें समझना पड़े। वैसे ज़्यादातर कंजंक्शन से रिलेटेड जो बात थी, मतलब चाहे वो आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो और या फिर को रिलेटिव कंजंक्शन हो, तो यहाँ पर लगभग तुमने सभी को देखा। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और सेंटेंसेस भी ठीक थे। जो बात बताई गई है वो पूरी तरह से मतलब बहुत ज़रूरी है, और इन्हीं से ये याद रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन्हीं को सेंटेंस ले करके सिंटैक्स बना देता है और ऑप्शन में कह देता है कि मिस्टेक कहाँ पे है निश्चित तौर पर। अब जैसे यहाँ पर आपका ये हटा करके अगर वो बट डाल देगा, ठीक, अब यहाँ पर ए ऑप्शन हो गया, यहाँ बी हो गया और यहाँ सी हो गया और यहाँ डी लेकर के लिख दिया नो एरर। तो अब ढूंढो एरर कहाँ है, तो जो जानता है कि आल्दो के साथ बट नहीं येट सपोर्ट करता है, तो तुरंत आपका जो बी ऑप्शन होगा वो सिलेक्ट कर लेगा और आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समझिए, इसकी एक यूटिलिटी है। काफ़ी मैंने मतलब जो है सेंटेंसेस में अपनी कोशिश की है पूरा, और आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हो तो ज़रूर समझ में आया होगा, और अगर कहीं नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।